दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा के लिए पुलिस है आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ सुरभि तिवारी और आप सभी का आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पुलिस ब्रेवरी अवार्ड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सभी खाकीधारी यानी सुरक्षा कर्मियों को भारत 24 के पूरे परिवार की तरफ से सलाम है, क्योंकि आप पुलिस कर्मियों की वजह से ही हम अपने आप में बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। आप अपने आज को भूलकर हमारे कल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात डटे रहते हैं और इसी वजह से भारत 24 आप सभी को सलाम करता है। चाहे आप अपने परिवार की बात करें, लेकिन अपने परिवार के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से हमारे देश के पुलिसकर्मी हमारे देशवासियों का भी ख्याल रखते हैं और यही वो वजह है कि सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि अपने क्षेत्र, अपने शहर और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि राज्य और पूरे देशवासियों के लिए भी आप दिन रात सोचते हैं और खड़े रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और अपने मुख्य अतिथियों को मंच पर हम बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर राजीव कृष्ण, आप एडीजी हैं आगरा जोन के। मिस्टर प्रीतेंद्र सिंह जी, पुलिस कमिश्नर आगरा से। तो हमारे मुख्य अतिथि इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर शिशिर अवस्थी, जो भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर हैं, आप हमारे मुख्य अतिथियों को सबसे पहले सम्मानित करें। तो उनके फेलिसिटेशन के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। और कुछ ही देर में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी भी हमारे साथ जल्द ही मंच पर मौजूद आपको नजर आएंगे। पुलिस फोर्स के लिए हमने एक एंथम तैयार किया है, उस एंथम को जरूर प्ले किया जाए। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान है अपनी। सर्दी गर्मी आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी की मुस्कान हमारी पहली जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है। जनता की नींदों पर हमने नींद हमारी बारी है। हमारी बारी है। सबकी रक्षा और सुरक्षा हमने शपथ उठाई है। उलझे रिश्ते भी सुलझा दे कोशिश रही हमारी है। बहनों के सम्मान की पहली। आपको पहले बताना चाहेंगे कि भारत 24 के एडिटर इन चीफ इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
तो आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि डॉक्टर जगदीश चंद्र न केवल एडिटर इन चीफ और सीईओ हैं भारत 24 के, बल्कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के भी एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। और साथ ही देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बेहद खास हैं, क्योंकि हर किसी ने उनकी पहचान को जाना है, क्योंकि बतौर आईएएस के तौर पर उन्होंने अपनी कार्यभार को भी संभाला था और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार उस जॉब को छोड़ने के बाद पत्रकारिता जगत को चुना। और आप समझ सकते होंगे, क्योंकि जगदीश चंद्र सर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और वो भी अपने बारे में आप सभी को वो जानकारियां जरूर देंगे कि आखिर किस तरीके से इस कारवा को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी आमंत्रित करने के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को मंच पर, ताकि वो 2 शब्द हम सभी के लिए कहें। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अफसर्स को देख के ऐसा लगता है, पुलिस राज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, पुलिस का इकबाल लौट आया है यूपी में। खाकी जो है पॉलिटिकल प्रेशर में डिफरेंट रीजन्स में काफ़ी दब गई थी। अब सब लोगों ने ड्राई क्लीन करा के वापस खाकी पहन ली है और इसकी गूंज पूरे देश में दिखाई देती है। आज कोई पॉलिटिकल स्पीच हो, हैदराबाद में हो, गुवाहाटी में हो, गृह मंत्री जी के यहाँ हो, गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हों, तो कहीं न कहीं अपने भाषण में यूपी की पुलिस के एक्शन का, कानून के राज की वापसी का एक संदेश और संकेत साफ तौर पे दिखाई देता है। मैं जब बीते कल की बात है, जब जयपुर में डेवलपमेंट कमिश्नर था, तो अतिक्रमण नहीं हटते लोगों से। आप जो दुबई जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस इन कंट्रीज में दिखाई देता है कि वहाँ को अतिक्रमण का इशू नहीं है। डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्लीन लैंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और टेक्नोलॉजी चाहिए। रिसोर्सेज हैं तो टेक्नोलॉजी भी साथ आ जाती है, तो देश आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। यहाँ तो क्या है ना कि अतिक्रमण एक ऐसा मुद्दा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। यूपी ने प्रयास किया है कुछ करने का, काफ़ी कुछ करने का, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अतिक्रमण का मतलब केवल बुलडोजर से नहीं है। इन जनरल आप जो अतिक्रमण मानते हैं, सो डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा जो है, वही मैं आगरा में एंटर हुआ, तो एंटर होने में देखिए अब किस तरह की एंट्री दिखती है, तो क्या इंप्रेशन शहर का जाता है, डिफरेंट। अब एयरपोर्ट्स पे आप एंटर होते थे, पहले हैदराबाद, बेंगलोर एक डिफरेंट था। अब देखिए आप प्राइवेट के हाथ में चला गए हैं एयरपोर्ट्स, तो क्या इंप्रेशन है, 2 किलोमीटर ऐसा लगता है आप सिंगापुर से गुजर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि कानून के राज की वापसी जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, एक मुख्यमंत्री जी ने, कि आप बताइए क्या करना चाहिए। जब चुनाव निकट आते हैं तो आमतौर पर मुख्यमंत्री जी सब बुला के लोगों से राय मशवरा करते हैं कि सत्ता में वापसी कैसे हो, आप अपनी राय बताइए, सुझाव बताइए। और सत्ता में जब शपथ लेते हैं तब भी यही प्रोसेस होता है कि आप बताइए कि नया कुछ क्या करना है। और चेहरे बदलते रहते हैं, कभी नवनीत सहगल चेहरा हैं यहाँ, कभी राजस्थान में सुनील अरोड़ा चेहरा थे, अब दूसरे चेहरे हैं, लेकिन रोल वही रहता है सीएमओ का, डीजी का, चीफ सेक्रेटरी का, राय करने का, और कुछ घोषित अघोषित सलाहकारों का अपनी राय देने में कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें। तो मुझसे पूछा गया एक बार, तो मैंने ये कहा कि साहब जो कानून में लिखा हुआ है, अंग्रेज लिख के चले गए हैं, बस आप तो इसकी पालना करवा दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यूपी में यही हो रहा है। अब योगी जी को नया कानून तो लाए नहीं, वर्दी वालों से कहा भी झाड़ फूंक के खड़े हो जाओ, तबादला तुम्हारा मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं करेगा कोई, खत्म बात। सिंगल सेंटेंस से सब कुछ हो गया। और आज देखो क्या यूपी की धमक दिखाई देती है पुलिस की। वर्दी वही है लेकिन चमक आ गई आंखों में। मैं बहुत से एडीजी से मिलता हूँ, डीजी से मिलता हूँ, लेकिन यहाँ मिले तो हाथ मिला तो लगा कि यहाँ कड़क है हाथ। तो मोराल हाई है, और मोराल के पीछे क्या ताकत है स्टेट की, जिसे कहते हैं। एनी हाउ मैं विषय से भटक गया थोड़ा जो है, तो मैं आपका स्वागत कर रहा था। और जहाँ बात हम भारत 24 की करते हैं, तो देखिए
कमिश्नर साहब और एडीजी साहब, क्या सारे देश में चैनल्स की तो भीड़ है, रोज़ कोई न कोई चैनल नया आता है, नेशनल रीजनल, चलता भी है, बंद भी हो जाता है, सारा है। लेकिन हमने जो चैनल चलाए वो चलाने के लिए चलाए, बढ़ाने के लिए चलाए, बंद करने के लिए नहीं चलाए। तो 2008 में जब मैंने वीआरएस लिया, 2 साल बाकी थे, मैं उस दिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था। आमतौर पे लोग 2 दिन पहले भी आईएएस आईपीएस छोड़ते नहीं हैं, एक्सटेंशन की बात चलती है। लेकिन भाग्य का लिखा होता है कि और बड़ा बनना है जीवन में, उसको भूल के और आगे बढ़ना है। तो आ गया मैं, ईटीवी में चला गया। ईटीवी के 2 चैनल हुआ करते थे, यूपी उनमें था, आप सबने देखा होगा, हमने ईटीवी यूपी चलाया 9 साल जो है। तो फिर हमने देश में, रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया ईटीवी को। तो हमने मिलके, हमारी कंपनी ने जो है 23 राज्यों में 23 चैनल खोले, जो कंट्री में रिकॉर्ड है, केरल से कश्मीर तक, गुवाहाटी से लेके दूसरे राज्यों तक जहाँ चैनल नहीं था, श्रीनगर तक जो है। तो उस 9 साल के कार्यकाल में एक नया उद्गम रीजनल चैनल्स का हुआ, प्रॉफिटेबल चैनल्स का। फिर 1 साल जी में ऑल इंडिया सीईओ रहे, उसके साथ काम किया। फिर जो है तो चैनल धमक के चले, 300% प्रॉफिट और ये सब जो है। मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ संक्षिप्त सा। फिर हमने राजस्थान में लॉन्च किया फर्स्ट इंडिया, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज, जब मैंने इस्तीफा दिया तो 58, नाउ आई एम 72, एंटर्ड 73। तो 4 साल पहले जब 68 में मैंने कहा कि चलो घर लौट चलें जयपुर, और होम स्वीट होम। और कहा जाता है उम्र बढ़ती है तो घर की तरफ प्यार बढ़ता है। तो जितने बड़े बड़े पदों पे हम लोग लग जाते हैं, विदेश में राजदूत लग जाते हैं, रिटायरमेंट करीब आता, मन करता है चलो यार, जैसलमेर के गांव में जसवंत सिंह थे तो वहीं चलते हैं, वहीं रहते हैं। तो आ गए जयपुर, फर्स्ट इंडिया लॉन्च हो गया। राजस्थान का क्राउन चैनल है, 1 चैनल है। तो मन में एक बात रह गई थी कि हमने जी हिंदुस्तान लॉन्च किया था, तो जी जब छोड़ा, जयपुर आ गए, तो हमने कहा भाई तमन्ना में थोड़ी सी कसक है, एक तमन्ना बची, इसको पूरा और कर लें। तो हमने नेशनल चैनल लॉन्च कर दिया, भारत 24। और तमन्नाओं की बात जब हम करते हैं तो मैंने एक जगह पढ़ा था, लिखा हुआ कि जो सांस खत्म हो जाए और तमन्ना अधूरी रहे तो अधूरी मौत, लेकिन जब सांस बची रहे और तमन्ना पूरी हो जाए तो मोक्ष जो है। तो हमने भी सोचा कि मोक्ष लिया जाए, वक्त है, समय है, फिटनेस है। तो श्रीनगर एक दिन में बैठा हुआ था, तो सामने डल लेक, ढलता हुआ सूरज, डूबती हुई शाम। तो हमने भी देखा कि जीवन जा रहा है, चलो तमन्नाओं पे सोचें, कोई तमन्ना बाकी तो नहीं रह गई, ताकि मृत्यु के समय आखिरी वक्त ये नहीं रहे कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आमतौर पे जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर्स, सीईओस स्पेशली 80-80 साल तक 70 से काम करते रहते हैं, बाद में रिटायर होते हैं। साधन बहुत होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, यूज़ कहाँ करें। बच्चे पढ़ लिख के चले गए, अकेले रह रहे हैं आप, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती खर्च करने को, ज़्यादा किस पे खर्च करो। तो एक अफसोस आता है कि काश 65 साल की उम्र में जब हम रिटायर हुए थे, हमने सोचा होता जीवन में क्या करना बाकी है, तो वो भी हम इच्छा पूरी कर लेते। मेरी मरीचिका है जीवन की, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने सोचा क्या तमन्ना बाकी रह गई। तो दिल से आवाज़ आई कि यार एक नेशनल चैनल चलाया था जी हिंदुस्तान, 1 साल ही चलाया, उसको ब्रेक इवन करके लौट आए, एक बार फिर चलाते हैं, चलो आई एम टू यंग टू रिटायर, 2-4 साल और करते हैं इसका। तो हमने ये चैनल जो है लॉन्च किया दिल्ली में, बहुत ही साफ सुथरा चैनल। और इस चैनल का मैंडेट ये रखा हमने कि ये खबरों का चैनल है, ये 24 घंटे एजेंडा का चैनल नहीं है, डिफरेंट देन अदर्स। और एजेंडा के बारे में सेमी पॉलिटिकल बात कह रहा हूं आपसे, जो भी शासन है शीर्ष स्तर पे, नीचे के स्तर पे, वो कभी नहीं चाहते कि आप एजेंडा इस तरह से चलाएं जैसे लोग चैनल में चलाते हैं। बट सम पीपल आर मोर लॉयल देन द किंग। ऊपर वालों को भी अच्छा नहीं लगता कई दफा, लेकिन वो कहते हैं अपने बच्चे हैं, ठीक है अब क्या समझा देंगे, जिस दिन मिलने आएंगे कभी रात को, तो कह देते हैं तो गरिमा करो, ग्लोरिफिकेशन गरिमा के साथ करो। तो हम में और उन चैनल से फ़र्क ये बेसिकली कि हम भी वही लाइन पे हैं, हम भी सॉफ्ट एजेंडा पे हैं, लेकिन हमारा 20% है।
80% हमारी डिसेंसी डिग्निटी के साथ खबर है। और रही बात एडिटोरियल पॉलिसी की, तो संकट आज देश में है ही नहीं, सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। आप चलिए इसी कानून, इसी दायरे में आप काम करिए, उसमें जो एक्सेल कौन करता है, बढ़िया कौन करता है, इसका कंपटीशन है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि ये चैनल, ये इसलिए नहीं कि हम चला रहे हैं इसको, इस समय जो पहले 3-4 चैनल हैं उनमें चलता है। और जो बात है एडिटोरियल पॉलिसी की, तो हमने हमेशा से कहा है कि लार्जली फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द रूलिंग पार्टी, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत अच्छा चलता है। तो दिल्ली में जो है आज जो सरकार समर्थक चैनल कहे जाते हैं, उनमें हम आई थिंक रजत शर्मा और इनके बाद में दूसरे तीसरे नंबर पे आते होंगे। लेकिन क्या है, यस मैन होने से काम नहीं चलता खाली, इसको आप वर्ड्स बदल दीजिए, यस मैन, पॉजिटिव, चाटुकार, एक्स्ट्रा एटसेट्रा करके जो है, लेकिन बात वही है, यस मैन मीन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। लेकिन अगर खबरों की दुनिया में आप पिछड़े हुए हैं, तो केवल यस मैन होने से चैनल का भविष्य नहीं है, न उनका भविष्य है, आप किसी का भला कर सकते हैं, न आपका भविष्य है दैट वे। तो हमने एक पॉलिसी बना रखी है कि ब्रेक फर्स्ट। तो जो फर्स्ट ब्रेक है, आज कम से कम 100 खबरें रोज की ऐसी होती हैं, अगर आप कभी ध्यान से इसको आधा घंटा देखेंगे, जो सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉयल्टी क्या है, खबर के साथ है। इसीलिए हमने कहते हैं खबर ही जीवन है, दैट विल है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना दिल्ली के अंदर हमारा, कि मोस्ट पॉजिटिव चैनल, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव चैनल्स, प्लस खबरी चैनल बाय एंड लार्ज, क्योंकि 80% खबरें जो है ना, उनमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई फोन नहीं है, सिफारिश नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है, जो है 80% खबरें फ्री हैं, आप चलाइए उनमें, हम चलाते हैं बहुत अच्छे से। तो हमने एक नया मॉडल ये किया है, जो यूपी में हमने किया था ईटीवी में, कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक संवाददाता हमारा होगा। तो हमने इस चैनल को रीजनल प्लस नेशनल में मिक्स कर दिया है। यूपी में 450 संवाददाता, 402 कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब में प्लस जिलों में यहाँ पे हैं। तो जब सम्मेलन होगा लखनऊ में, ताज में, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो ये पूछेंगे कि ये पूरे देश का है आपका या एक राज्य का है। 450 व्यक्ति एक स्थान पे बैठे हुए हैं। तो क्या है कि अब ये मिक्स चैनल हो गया आपका ये। आप इसकी तुलना ईटीवी प्लस नेशनल से कर सकते हैं, जी प्लस नेशनल कर सकते हैं, एबीपी प्लस नेशनल कर सकते हैं। तो क्या खबरें सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब इस चैनल से जुड़िए, खबरों में जुड़िए। हम सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं, और इस समय यूपी के अंदर 450 लोगों के साथ वी आर आई थिंक आई थिंक द बेस्ट इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद द चीफ मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मशीनरी। आप कोई बात कहना चाहते हैं अपनी छवि के बारे में, घटना के बारे में, कि सोशल मीडिया पे कोई दाएं बाएं नहीं चले, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप हमारे से कहिए, विद्यार्थी से कहिए, शिक्षक से कहिए, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। दैट वे जो है कानून के राज को वापस लाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, और उसमें जिसमें हम सिस्टम के पात्र हैं, उस सब एजेंडा को आगे बढ़ाने में हम सब पूरी तरह से सबके साथ हैं, स्पेशली यूपी पुलिस के साथ हैं। आप हमारा उपयोग करिए, साधनों का, सुविधाओं का, खबरों का, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे एक तरह से नहीं रहे। तो कुल मिला के क्या है कि पूरे देश में अब हमने 4000 क्षेत्र हैं विधानसभा के, तो 700-800 हमने कर लिए हैं 6 महीने के अंदर। पूरे देश में 4000 संवाददाता इस चैनल के होंगे। आप जिस गांव में जहां से गुजरेंगे तो एक डंडा भारत 24 का लिए आदमी आपको मिलेगा, मोटरसाइकिल दौड़ता हुआ आएगा। आप देखेंगे ये क्या कहेगा समय नया नेशनल चैनल में, तो ब्रांडिंग होती है उससे आपकी, और वो सारा काम आपको देखने को मिलता है। तो वैसे कुछ बातें हैं, इवेंट में आप आए, स्पेशली आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आपने समय निकाला आए। और जब सभा अच्छी होती है तो वक्ता को बोलने में मज़ा आता है, और सभा इतनी डिसिप्लिन होती है कि ताली बजाने से पहले सोचना पड़ता है कि ताली बजाएं कि नहीं। तो आई अप्रिशिएट मतलब मैं तो खुद इस सिस्टम में रहा हूँ, तो मैं भी निगाह देखता था सीएम की कि अब मैं ताली कब बजाऊं, उनके भाषण के किस हिस्से बजाऊं। तो कोई पहल करता था तो मैं भी बजाने लग जाता था। तो सब हम देखिए उसी का पार्ट है। अब क्या है ना, 30 साल उसमें रहे और 12 साल से इसमें है, तो अभी उस यादाश्त को भूलने में थोड़ा वक्त लगेगा, और भूलने की कोई आवश्यकता नहीं। दैट इज जिसे कहते हैं मोस्ट गोल्डन पीरियड, हो ये भी गोल्डन पीरियड है। मैंने जब आईएएस छोड़ा एडी साहब, तो कई बार लोगों ने कहा कि बहुत गलती हो गई है कि 2 साल पहले, अब हिंदुस्तान में क्या है ना, आईएएस आईपीएस की नौकरियां थोड़ी हैं, ये तो जागीरें हैं। मानना चाहिए इस बात को। जिले में कलेक्टर निकलता है,
इंदिरा गांधी ने एक बार पूछा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आर के धवन से, कि सबसे पावरफुल आदमी इंडिया में कौन है? तो उसने कहा कि कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कैसे? कि शूट एट साइड की पावर होती है उसको। अब तो कमीशन सिस्टम हो गया, पता नहीं क्या लाइनअप हुआ है पावर्स का, लेकिन सीआरपीसी में बेसिकली जो था तो शूट एट साइड की है। तो मैडम ने कहा सबसे कमजोर आदमी कौन है? उसने कहा वही आईएएस, वही कलेक्टर। कि क्यों? कि एक जिसे कहते हैं शब्द थोड़ा कम है लेकिन उसका अर्थ उसी से क्लियर होता है कि 2 कौड़ी का एक व्यक्ति शिकायत लिख देता है, ठीक है, और वो मार्क हो जाती है, सिंपली मार्क हो जाती है, सारा मनोबल टूट जाता है अफसर का। क्या करें? तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस मार्किंग से यूपी में मुक्त हैं, अभी लगभग मुक्त हैं, जो है फ्री हैंड है काम करने का। खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो जीवन यात्रा है, हमने चैनल किया है, आप आए, सब बहुत अच्छा लगा। और मैं मन से कह रहा हूं कि वी आर एट योर डिस्पोजल इन ए वे। आपके हर अच्छे काम को, और पुलिस का काम तो देखो अच्छा ही होता है, एक्सेप्शन तो देखो दुनिया में सब गवर्नमेंट एजेंसीज में होते हैं, चलता है वो। तो प्रोली आप हमें यूज़ कीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी पुरानी क्लास जब कभी हुआ करते थे तो देखते थे, सब बैठते थे, तो आज उनकी याद आई। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुझे जयपुर में एक फ्लाइट है मेरी, 10-15 मिनट में निकलूंगा, वरना मैं जरूर बैठता हूँ आपके साथ। और एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और अगर अभी आप जगदीश चंद्र सर को ठीक से नहीं पहचान पाए हैं तो उनकी पहचान के लिए और आप सभी की सुविधा के लिए एक सर के शो का हम एवी चलाना चाहेंगे ताकि आप उनको और बेहतर तरीके से पहचान पाए, क्योंकि सर शोज में नजर भी आते हैं हमारे चैनल्स पर और बेहतरीन वो शो, तो उसकी एक झलक हम आपको एवी के जरिए दिखाते हैं। Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turn-around man. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media as CEO and Editor-in-Chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and Editor-in-Chief of the National Hindi News Channel, Bharat 24, Vision of New India. He has brought his unique vision and ideas to all. Jagdish Chandra, with his revolutionary leadership and vision, changed the world of media forever. Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra, firing off astounding analysis, in-depth observations and accurate predictions, leaves audiences gasping and thirsting for more. Be it ETV, Z, First India, or now Bharat 24, Vision of New India, it was and remains Jagdish Chandra who draws the audiences to the show with his keen questions, unerring grasp of political and social issues, infallible sense of audience and passion for news. His analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 गिनते जाओ। or his insightful, perceptive and penetrative comment on how Hindutva is now the agenda of all Hindus. The examples are numerous and multifold. Add to this the wide expanse of guests
who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. All of it has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age, class, region and gender in viewership. The JC show trends across social media platforms, notching up digital viewership. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs and the millions of viewers, everyone has succumbed to the magic of Jagdish Chandra. Yes, the JC show telecast on Bharat 24, Vision of New India and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर जगदीश चंद्र सर के लिए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अवनीश विद्यार्थी जी, जो कि ब्यूरो चीफ है, और आप सम्मानित करेंगे हमारे मुख्य अतिथियों को। अब मैं बुलाना चाहूंगी शुभम दुबे जी को, जो कि आगरा के ब्यूरो चीफ हैं और हमारे मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने के लिए। तो एक एक करके मंच पर सम्मानित किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथियों को। साथ ही अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी दाऊद अहमद जी को सम्मानित करने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई देती रहनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब अगले पड़ाव में हम बुलाते हैं अपने कुछ डिग्निटरीज को, जो कि सम्मानित करेंगे हमारे कुछ अवार्डीज को। और इसी के तहत अब मैं एक एक करके नाम अनाउंस करना चाहूंगी। सबसे पहले हम मंच पर बुलाएंगे आगरा से श्री सुभाष चंद्र पांडे जी और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि नमक की मंडी थाना कोतवाली आगरा में हुई डकैती की घटना की सूचना पर पुलिस टीम और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा मैं हमारी विभिन्न चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान जिस तरीके से उन्होंने चलाया और उसमें सफलता भी हासिल की, इसके लिए उनकी और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया जा रहा है। और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है एडीजी और हमारे पुलिस कमिश्नर द्वारा और जेसी सर द्वारा। साथ ही मैं अपने डिग्निटरीज को भी बुलाना चाहूंगी, जो सम्मानित करेंगे डॉक्टर समीर भाटी और युवराज अमरीश पाल जी, जो कि आरबीएस कॉलेज के फाउंडर और ट्रस्टी, और साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जी को भी मैं आमंत्रित कर रही हूं। से नई तकनीकियों का इस्तेमाल विभिन्न घटनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए किया गया था, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है एक एक करके। और साथ ही साथ जनपद के विभिन्न थानों से गुमशुदा एवं बहला फुसला करके ले जाने वाली जो कुल संख्या 1135 लड़के और लड़कियों की बताई जा रही थी, उसमें भी त्वरित कार्रवाई पुलिसकर्मियों द्वारा की गई है। ये पूरी टीम का बखान हम आप सभी के सामने कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेहद बेहतरीन काम किया है। इसके साथ साथ सर्विलांस टीम द्वारा जनपद आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 15 चोरियां हुई और नकाबजनी की घटनाओं से भी संबंधित इनामी गैंग को गिरफ्तार किया गया इस पूरी टीम की तरफ से। जनपद आगरा में विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित होने वाली लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए पहल की शुरुआत की गई और इस अभियान को चलाते हुए त्वरित कार्रवाई किया गया और इसी एक्शन के तहत में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। साथ ही साथ कई और ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जैसे होंडा अमेड कार सवार 3 व्यक्तियों द्वारा वादी की कार स्विफ्ट डिजायर के ड्राइवर को रोक दिया गया था और उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे भी रोका गया और
लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाया गया और जो चोर बदमाश थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अरुण नगर जनपद एटा स्थित में भी इसी प्रकार की एक्सिस बैंक को लेकर के घटना सामने आई थी, जहां एक एटीएम मशीन को काट करके चोरी कर रहे थे चोर, लेकिन तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। तो एक बार फिर भारत 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी पुलिसकर्मियों को सलाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने आप में इस बात को बखूबी पहचानते और समझते हैं कि जिस वर्दी को आपने धारण। सर, सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का भारत 24 पर आप सभी का स्वागत है। और सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी राजीव जी, क्योंकि देखिए हमने ये सुना है कि आपके द्वारा एक ऐप जिसका नाम पहचान ऐप है, इसकी शुरुआत की गई, तो जरा इस ऐप के बारे में आप बताएंगे कि ये ऐप कैसे काम करती है? पुलिस का जो काम है वो टेक्नोलॉजी से इंप्रूव तो हो सकता है, बट किसी उसका बेसिक नेचर जो है वही सेम रहता है। तो जो आगरा जोन है जिसमें 8 जिले हैं, इसमें करीब हमारे 8,000 बीट कांस्टेबल, बीट कर्मचारी हैं, करीब 23,000 गांव या मोहल्ले हैं, और अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो करीब ऐसे 1.5 लाख अपराधी हैं जिन्होंने विभिन्न तरह के अपराध किए हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज एक ये होता है या एक था कि किस प्रकार से हम अपने जो बीट लेवल तक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें, किस प्रकार से उनकी न केवल क्रिमिनल इंटेलिजेंस अपने क्षेत्र के बारे में इंप्रूव हो, बल्कि जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग होती है कि उनके क्षेत्र में रहने वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके क्षेत्र में रहने वाले जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी दायित्व हैं, उनको कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस ऐप का निर्माण किया गया, और अभी वर्तमान में सभी करीब 8,000 हमारे पुलिसकर्मी जो बीट के हैं से जुड़े हुए हैं, सब अधिकारी से जुड़े हुए हैं। करीब 1,42,000 अपराधियों का आंकड़ा और उनकी जानकारी इसमें है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर सतत हो रही निगरानी के कारण उन अपराधियों के मन में भी एक इस बात का भय है, और इस कारण से उन्होंने काफी हद तक अपराध से अपने आप को अलग किया है कि लगातार जो हमारे बीट कर्मी हैं वो उनसे उनकी पूछताछ करते रहते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो कि जो हमारे यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म होती है रेसिडिविज्म, माने दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति, तो ये पूरे जोन में जो लेटेस्ट मैंने आंकड़े देखे हैं उसमें लेस देन 1% अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा अपराध किया है। तो ये अपने आप में जो बीट व्यवस्था है उसके सुदृढ़ीकरण का ही परिणाम है जी। और बेहतरीन पहल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर पहचान ऐप की शुरुआत आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ में किया था और ये वाकई अगर सफल साबित हो रहा है तो ये अपने आप में बेहद अहमियत रखता है। साथ ही सर प्रीतिंदर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए आगरा में नई कमिश्नरी बनाई गई, इसको लेकर आप क्या चिंतित महसूस करते हैं, अपने आप में चुनौती महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार ने पहले 4 ऐसे जनपद चुने थे जिनको 2 फेजेस में उन्होंने जिनमें कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। वो 4 कमिश्नरेट सिस्टम्स की सफलता के बाद और जो उससे रिस्पांस आया, स्पेशली सिटीजन्स का रिस्पांस आया, और जैसा रिस्पांस क्राइम कंट्रोल पे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुआ, उसको देखते हुए 3 और डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हमारा ये शहर आगरा भी है और इसके अलावा गाजियाबाद और प्रयागराज है, तो पिछले 4 कमिश्नरेट्स की सक्सेस को देखते हुए यहां पे शुरुआत की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं बड़ी दृढ़ता से कह सकता हूं कि यहां का भी कमिश्नरेट सिस्टम उतना ही सक्सेसफुल या उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जब कोई भी नया सिस्टम लागू किया जाता है उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी टीम को इकट्ठे होकर उसमें उसको सक्सेसफुल करना पड़ता है। ये उसका शुरुआती दौर है, लेकिन फाइनली इट विल कम अप एज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल कमिश्नरेट सिस्टम्स। जिस तरह से इसको हमने तमाम ऐसे बड़े कमिश्नरेट सिस्टम आपने देखे होंगे
कलकत्ता पुलिस, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और ऐसे हैं कमिश्नरेट्स जो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो सभी कमिश्नरेट सिस्टम इस तरह के फेजेस के थ्रू निकले हैं और आज यहां भी उसकी शुरुआत है। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम भी उसी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। थैंक यू। तो क्या खूब कहा है सर ने। सर राजीव सर से मेरा ये अगला सवाल है। सर देखिए, कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आप लोगों को हमेशा फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिचुएशन की जब आम जनता को कुछ आप समझाने की कोशिश करें पर फिर भी वो गलतियां रिपीट कर दी जाती है आम जनता की तरफ से और सवाल उल्टे आप पर खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं और कैसे संभालते होंगे? सबसे जो बड़ा चैलेंज और सबसे मुश्किल चैलेंज जो है, मैं समझता हूं कि खासतौर से पुलिसिंग में, वो है कि हमारे नागरिकों का विश्वास, उनका ये विश्वास कि जो हमारे पुलिस विभाग है, पुलिसकर्मी हैं, वो अपराधियों और अपराध के विरुद्ध बहुत दृढ़ता से काम कर रहे हैं। उनका ये विश्वास कि क्षेत्र में अपराधों में कमी आई है और उनका ये विश्वास कि अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उसमें उनकी त्वरित मदद होगी। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि न केवल आगरा जनपद में या आगरा जोन में बल्कि पूरे प्रदेश में हमारे नागरिकों का, हमारे व्यवसायियों का, हमारे बिजनेसमैन का, महिलाओं का, सबका कानून व्यवस्था के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जो विश्वास बढ़ता है या जितना विश्वास बढ़ता है उतनी अपेक्षा भी बढ़ती है। तो इस अपेक्षा, बढ़ती हुई अपेक्षा के फल के अनुपात में हम भी अपना प्रोफेशनलिज्म, अपना डिलीवरी सिस्टम, अपना कार्यशैली और इम्प्रूव करें। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा यहाँ पर आपके माध्यम से कि हम सभी लोग एज ए टीम इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, इस चैलेंज के प्रति सजग भी हैं और इसी विश्वास के साथ इस अपेक्षाओं को पूरा खरे उतरेंगे, ऐसा मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। थैंक यू। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही सर ने अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि जब ऐसे चैलेंजिंग फेसेस आते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले मजबूत होने की जरूरत पड़ती है और आपको उसी संयम के साथ में काम लेना पड़ता है। और इसी वजह से हम बार बार आपको सलाम करना चाह रहे हैं पूरे भारत 24 परिवार की तरफ से। सर प्रीतिंदर सिंह सर से मेरा अगला सवाल है। सर जरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जैसे अभी सर ने बताया कि आम जनता को संभालना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन संयम से अगर कोई भी चीज करने की कोशिश की जाए तो उसमें सफलता भी जरूर हासिल होती है। लेकिन उस दौरान जैसे कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जो महिलाओं को लेकर के होते हैं। महिलाओं के प्रति जिस तरीके से अपराध के जो आंकड़े हैं वो आए दिन बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने की जरूरत आपको महसूस होती है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और हमेशा जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक रहता है, जो महिलाओं, बच्चियों के साथ जो भी छोटा बड़ा अपराध होता है। हमें लगातार इसमें चैलेंज हमारे सामने ये होता है कि हमें लगातार अपनी पुलिस फोर्स को भी, सबको उनकी सेंसिटिविटी हमेशा बनाए रखना पड़ता है कि कोई भी ऐसा केस हमारे लिए रूटीन केस नहीं है। हर केस एक चैलेंज है। या तो पहले हम ऐसी कोशिश करें कि कोई ऐसा केस या कोई ऐसा इंसिडेंट हो ना, जिसके लिए हमारी यूपी 112 और बाकी जितनी भी पेट्रोलिंग है या बीट सिस्टम है, जो सर बहुत मेहनत करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी बेटर हों। और इसके अलावा अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो भी जाता है तो हमारी कटिंग एज लेवल से लेके टॉप ऑफिशियल्स तक हमारी सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि जैसे हमारे ही परिवार में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, अगर वो ऐसा इंसिडेंट होगा तो हम कितनी मेहनत करेंगे उसको वर्कआउट करने के लिए, उस लेवल की सेंसिटिविटी होगी। तो मुझे लग रहा जनता कभी विश्वास नहीं खोएगी। हाँ, कोई भी केस, कोई भी इंसिडेंट को वर्कआउट करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको टीम पे विश्वास है तो आप वो वेट भी करने के लिए तैयार हैं। अगर टीम सेंसिटिव है जो उसको वर्कआउट कर रहे, तो आप वेट भी करते हैं, आप भी जल्दी हतोत्साहित नहीं होते,
या उतावले नहीं होते हैं। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें टीम वर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। टीम की इफेक्टिवनेस, टीम की सेंसिटिविटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव सर, एक सवाल ये भी कि अगर हम आए दिन देखते हैं कि बच्चा चोरी के मामले भी बहुत ज्यादा, और इस बीच में हमने उन घटनाओं को भी सुना था कि किस तरीके से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बच्चा चोरी के नाम पर कभी किसी को मॉब लिंचिंग का सामना करना पड़ जाता है, कभी किसी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे में वो फेजेस आप सभी के लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि कैसे लोगों को यह समझाया जा सके, जो एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, उन अफवाहों को दूर करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? इस बात का जवाब मैं दो पहलुओं में देना चाहूंगा जी। एक तो जो बच्चा चोरी का मामला है, इसमें अभी हाल में ही आपने देखा होगा, एक आगरा में हुआ, एक कासगंज में हुआ, और दोनों ही मामलों में जो उनके परिजन थे उनके द्वारा सूचना तत्काल दी गई। इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा टाइम वेस्ट नहीं किया गया, और उन दोनों ही मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए न केवल उन बच्चों को बरामद किया बल्कि वो जो मुलजिम थे वो भी पकड़ा। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि दोनों ही मामलों में बच्चों को जो उठाया गया था, छोटे बच्चे थे, एक में 6 महीने का बच्चा था, एक में 1.5 साल का बच्चा था। दोनों ही मामलों में वो एक, जिसको कहना चाहिए कि एक इट वाज नॉट अ किडनैपिंग फॉर रैंसम, इट वाज बेसिकली कि बच्चों को, जो हम लोग सुनते आए हैं या इस तरह की बात आती रही है कि बच्चों को उठा करके भिक्षावृत्ति में भेजना या बच्चों को उनको अडॉप्शन के लिए किसी और जगह पर, किसी और परिवार में भेजना, इन उद्देश्यों के तहत ये दोनों घटनाएं की गई थी। दोनों ही घटना में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो परिजन थे उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों ही मामलों में पुलिस ने वर्कआउट किया। तो एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में तत्काल जो भी स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं उनको या 112 पर तत्काल सूचना दी जाए। इस बारे में हम लोग हमारे जो अधिकारी हैं बहुत सजग भी हैं, संवेदनशील भी हैं। वो उसको तत्परता से, जो भी उसमें एविडेंसेस वगैरह आते हैं सीसीटीवी के माध्यम से या बाकी भी जो एविडेंसेस हैं, उनको बच्चे को रिकवर करने का पूरा प्रयास करेंगे और करते भी हैं। सोशल मीडिया का और उसके फलस्वरूप होने वाले जो रिएक्शंस हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि अनलाइक मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में कोई बीच में एडिटर या कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, तो इसलिए उसमें इस बात की संभावना अधिक होती है कि वहां पर जो बातें कही गई हैं उसमें कितना अंश सच्चाई का है और कितना अंश उसमें इस चीज का है कि लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उसमें लिख रहे हैं। सोशल मीडिया को बात सुनकर के या उसमें पढ़ करके एक विचार बनाना अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। सत्यता पर जाते हुए लोगों को, नागरिकों को सही बात का बताते हुए उसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑथेंटिक हैंडल के द्वारा, मान लीजिए एसएसपी साहब का है या कमिश्नर साहब का है या बाकी भी किसी पुलिस अधिकारी का या प्रशासनिक अधिकारी का है, उनके हैंडल के माध्यम से उसी सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए उनको सही तथ्यों से अवगत कराना, और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के पूर्ति के लिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, ये सभी उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसको हम लोग लगातार फॉलो भी करते हैं और आगे भी फॉलो करेंगे। लेकिन सर, एक और चीज इसमें यह भी होती है कि हमने कई बार ये देखा है और कई शिकायतें भी आम जनता की तरफ से की गई हैं कि जब डायल 112 पर वो कॉल लगाने की चेष्टा तो करते हैं, पर कई दफा ऐसा होता है कि या तो उन्हें रिस्पांस नहीं मिलता, और रिस्पांस मिलता है तो फिर एक्शन लेने में बहुत समय बीत जाता है। तो क्या इन कमियों को सुधारने की जरूरत आप महसूस करते हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी, मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी का जो डायल 112 सिस्टम है वो इंडिया का तो डेफिनेटली बेस्ट रिस्पांस सिस्टम है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बल्कि विश्व के सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम्स में से एक है। यहां पर पूरे प्रदेश में किसी भी 112 की कॉल का जो एवरेज रिस्पांस टाइम है वो करीब 9 मिनट 52 या 53 सेकंड है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो इस पूरे 112 के रिस्पांस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं।
ये व्यवस्था लखनऊ में एक एडीजी स्तर की अधिकारी से के द्वारा के निर्देशन में संचालित होती है। और आप अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या और पहले के पुलिस के रिस्पांस को अभी से कंपेयर करेंगे तो अब एक ये विश्वास लोगों में आ गया है कि अगर 112 पर वो कॉल करेंगे तो 10 मिनट के अंदर वहां पर कोई ना कोई गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि किसी भी व्यवस्था में लगातार इंप्रूवमेंट करने का न केवल गुंजाइश होती है बल्कि उसका प्रयास भी करना चाहिए। अभी भी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट एसओपीज लगातार इसमें लखनऊ स्तर से भी और हम लोगों के स्तर से भी और जिले स्तर से भी कार्रवाई चल रही है। और जो व्यवस्थाएं या जो सुविधाएं इसके माध्यम से अभी हैं वो और बेहतर होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो एक बेहतरीन विश्वास के साथ और साथ ही साथ ये सर ने आश्वस्त किया है उन लोगों को, आम जनता को जो कहीं ना कहीं ये शिकायत करती है कि कुछ देरी तो जरूर महसूस वो करते हैं, तो आप भी अब से आश्वस्त हो जाइए क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेहतरीन काम हमेशा किया और हमने देखा है कि किस तरीके से जो अपराध के आंकड़े हैं वो बेहद कम होते नजर आए हैं। और इसीलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे आप सभी पुलिसकर्मियों के लिए। और इस सेशन को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन कुछ और अवार्डीज को अवार्ड और सम्मानित करने के बाद और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इस वक्त शिशिर जी को, शिशिर अवस्थी जी जो कि भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर हैं। और इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने डिग्निटरीज में से डॉक्टर नरेश शर्मा जी को जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश शर्मा अपना संचालन करते हैं अपनी क्लिनिक का। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित जरूर करें। हमारे मुख्य अतिथि एडीजी इस वक्त मौजूद है मंच पर। और अब सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जी इस वक्त पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह जी को। और अब सबसे पहले आपको एक वाकया बताते हैं और उसके बाद से हम मंच पर आमंत्रित उस पूरी टीम को करेंगे जिन्होंने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई की और एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को तुरंत गिरफ्तार भी किया था और साथ ही साथ चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में राशि भी बरामद की गई थी। तो सबसे पहले ये वाकया मैं आपको बता दूं, थाना न्यू आगरा एवं सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में बंद घरों से लाखों रुपए और आभूषण चोरी की घटना लगातार सामने आ रही थी और 6 घंटे, महज 6 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए संलिप्त अभियुक्त यानी उन आरोपियों को, उन चोरों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ कब्जे से चोरी की गई राशि 3 लाख के करीबन जो बताई जा रही थी उसे भी बरामद किया गया और साथ ही कुछ आभूषण भी बरामद हुए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मयंक तिवारी जी, सीईओ हैं हरि पर्वत के, और उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही उस टीम को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रभारी निरीक्षक श्री विजय विक्रम सिंह जी, थाना न्यू आगरा जनपद से, उप निरीक्षक श्री सचिन धामा, प्रभारी सर्विलांस हरीश कुमार जी, साथ ही आमंत्रित कर रही हूं श्री मोहित कुमार जी, श्री गौरव कुमार जी, श्री दिलावर सिंह जी और श्री विक्रम सिंह जी। तो देखिए, महज 6 घंटे के समय में एक चोरी की घटना पर तुरंत कार्रवाई की गई और 6 घंटे के भीतर ही उस राशि को भी बरामद कर लिया गया जिसकी लूटपाट की कोशिश की गई थी और साथ ही उन आभूषणों को भी बरामद किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारे सुरक्षा के लिए
ताकि हम सुरक्षित रहें, हम अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी सके। और इसके लिए किस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी दिन रात अपने कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध करते रहते नजर आते हैं। और इसी वजह से आज उन्हें भारत 24 के परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और एक और वाकया मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूं, जो कि हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया था। दरअसल जगदीशपुरा का यह पूरा मामला है। जगदीशपुरा पुलिस ने बंद मकानों और साथ ही मैरिज हॉल्स में चोरी करने वाली सफलता हासिल की और साथ ही साथ सादाबाद पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रही थी। और हम इस वक्त मंच पर बुला रहे हैं SHO श्री आशीष कुमार सिंह जी को, उनकी पूरी टीम भी, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि उनकी पूरी टीम मंच पर पधारे। ललित कुमार जी, श्री आशीष कौशिक जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री पंकज कुमार जी। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई नहीं दे रही है। और अब अगली पुलिस टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 6 माह के बच्चे का अपहरण सफलतापूर्वक इसे इनकोड करते हुए, और देखिए जिस तरीके से उन्होंने इस बच्चे को तुरंत उनके परिजनों तक पहुंचा भी दिया। और 6 माह के एक छोटे से बच्चे को, जिसे खोने का डर सता रहा था उनके परिवार के बीच में, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उस 6 माह के बच्चे को उसके परिवार के पास पहुंचाया भी। तो अब बुलाते हैं निरीक्षक श्री आनंद कुमार शाही जी को, निरीक्षक श्री उत्तम चंद्र पटेल जी को, उप निरीक्षक श्री राहुल कटियार जी को, उप निरीक्षक श्री अनुज कुमार जी और उप निरीक्षक श्री विवेक बालियान जी को। तो आप सभी को सम्मानित किया जाता है आपके नेक कार्य के लिए। और वाकई आप लोगों से ही हम सभी को हौसला मिलता है कि किस तरीके से देश भर में ये संदेश देने की कोशिश जरूर की जाए कि कैसे अपराध को कम किया जा सकता है। और हमेशा हर किसी को अपने घर में या घर के बाहर भी अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और अब हम आमंत्रित करेंगे कासगंज से उस टीम को, जिन्होंने गांव कुमारौ थाना सोरो जनपद कासगंज में नामजद 5 अभियुक्तगण द्वारा श्रीमती रीता पत्नी रविंद्र सिंह के उपरोक्त 3 माह के पुत्र इशाद को बेचने हेतु अपहरण कर ले जाने में संबंधित तुरंत कार्रवाई की और इस अपहरण की गुत्थी को सुलझाया। तो निरीक्षक गोविंद बल्लभ शर्मा जी, श्री शिव कुमार जी, शिल्पी जी, रश्मि जी और कुंवरपाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। और अब हम बुलाते हैं अपनी अगली टीम को, जो कि मथुरा से हैं।
तो देखिए, हम इस टीम के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर बने कृषि अनुसंधान केंद्र पर सड़क किनारे लाल रंग का ट्रॉली बैग झाड़ियों में मिलने की सूचना पर इन्होंने तुरंत एक्शन लिया था और पता लगाया था कि आखिर ये गुत्थी क्या है। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर इस पूरी टीम को श्री अजय कौशल जी, श्री ओम हरि वाजपेयी जी, श्री हरेंद्र कुमार जी, श्री सोनू भाटी जी और श्री रमन चौधरी जी। कासगंज में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र दुर्वेश कुमार ट्रैक्टर चक्के सहित अपहरण कर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देने के संबंध में डॉग स्क्वाड द्वारा उक्त घटना को सफलतापूर्वक हल किया गया और इस गुत्थी को तुरंत सुलझा भी लिया गया। और इसके लिए मैं टीम को आमंत्रित कर रही हूं। ब्राइट वे शूज के एमडी हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो हमारे डिग्निटरीज में से एक और एक करके देखिए, हमने आपको उन सभी पुलिसकर्मियों और उस टीम के बारे में भी बताया कि किस तरीके से तमाम ऐसी घटनाएं जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं को हल करने के लिए और साथ ही साथ तुरंत जिस प्रकार से आप सभी द्वारा एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई ये टीम है दरअसल एटा से। और दरअसल ये घटना बताई जा रही है कि एक वादी के पुत्र जियांश का अपहरण किया गया था और सामूहिक बलात्कार का ये पूरा मामला था और इस मामले को हल करने वाली हम टीम को आज सम्मानित करना चाहते हैं। मैं टीम से आग्रह करूंगी कि आप सभी एक एक कर मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। निरीक्षक श्री संजीव कुमार तोमर जी, श्री इंद्रपाल सिंह जी, श्री अमित कुमार तोमर जी, और मैं आग्रह कर रही हूं हमारे मुख्य अतिथि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं पुलिस कमिश्नर प्रीतेंद्र सिंह जी, सम्मानित कर रहे हैं।
एटा की इस पूरी टीम को। और अब आगे बढ़ते हुए सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते और दूसरे सेशन की तरफ हम बढ़ते हुए इस वक्त हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जो कि आईजी रेंज से नचिकेता झा और दीपक कुमार जी। तब सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और सवाल जवाब होंगे। शुरू करें। आगरा नगरी, ताज नगरी, मोहब्बत की नगरी, कृष्ण राधा का पूरा माहौल यहाँ पर। और उस नगरी में पहले पुलिस आयुक्त के तौर पर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी का आगमन हुआ है और पहली बार कार्यक्रम भी इस तरीके का हो रहा है। यह अवसर बेहद शानदार है। सर, पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। शिशिर भाई, ये जो आज से अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में लागू हुआ है, आगरा उस जद में आया है, तो आपके यहाँ पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं एसएसपी के तौर पर, तो ये सब जाना पहचाना है, ये गलियाँ, ये चौबारा सब आपका जाना पहचाना है। तो किस तरीके से अब ये हैंडल होगा, क्योंकि चीज़ें बदली हैं, पुलिसिंग का तरीका बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो इसको कैसे आप किस तरह का चैलेंज लेके चल रहे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो हर सुबह एक नया डिस्ट्रिक्ट आपके सामने मिलता है, हर सुबह एक नया चैलेंज आपके सामने मिलता है। और आप बात कर रहे 6-7 साल पुरानी, तब से शहर का विस्तार, इस सिटी के चैलेंजेस, इस सिटी की डेवलपमेंट एक नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है ये शहर। और उसके साथ साथ सारे चैलेंजेस भी एक नए स्वरूप में सामने आते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ताज नगरी में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, जो कि बड़ी सक्सेसफुली हमारे और डिस्ट्रिक्ट्स में और प्रदेशों में बड़ी इफेक्टिवली जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरा है। और यहां भी एक पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में मुझे विश्वास है, जो मेरी टीम है, वो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पूरा एक नए सिस्टम के नए तरीके से नया रिस्पांस मिलेगा, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और इसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी पूरी टीम की है, हम इसको पूर्णता निभाएंगे। एक जो बड़ा चैलेंज आता है इस तरह के शहर में, आगरा वर्ल्ड फेम का शहर है, तमाम सारे टूरिस्ट आते हैं, तमाम सारी दिक्कतें भी होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होती है हर शहर के अंदर, जहां आबादी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहां वाहन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पोल्यूशन और ट्रैफिक, ये 2 एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर अभी भी दिखाई पड़ता है। इसको लेकर के क्या रोड मैप आपके ध्यान में है? देखिए, सिर्फ नेशनल टूरिस्ट सेंटर ही नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर है हमारा जो शहर है। बहुत दूर दूर से लोग हमारे जितने भी यहाँ पे डेस्टिनेशन है उनको देखने के लिए आते हैं। तो एक मेजर चैलेंज हमारे लिए हो जाता है उन मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी फैसिलिटेशन, ताकि कहीं उनको दिक्कत ना हो, कहीं उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो। ये कई सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। ट्रैफिक तो उसमें एक मेजर इशू है ही है। ट्रैफिक के साथ साथ जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे वो जाते हैं, वहां उनके साथ कैसा बिहेवियर लोग करते हैं, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें फतेहपुर सीकरी में भी फेस करना पड़ता है और रेड फोर्ट के आसपास भी फेस करना पड़ता है। और तमाम ऐसे हमारे शॉप्स भी हैं, कुछ बहुत ही रिप्यूटेड हैंडीक्राफ्ट शॉप्स हैं, लेकिन कुछ उसके साथ साथ कुछ कॉर्न शॉप्स भी हैं जिनमें फॉरेन टूरिस्ट को या इंडियन टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती है। इन सभी चैलेंजेस को काफी हद तक हमारी जो टूरिस्ट पुलिस है उसको हैंडल करती है, बट उसका नंबर्स बहुत कम है। इस नए सिस्टम आने के बाद ट्रैफिक में भी और हमारी टूरिज्म पुलिस में भी बेहतर उनकी ट्रेनिंग होगी, बेहतर उनके नंबर्स होंगे। और जहां तक एक ही टूरिस्ट पुलिस स्टेशन हमारा है यहाँ पे, हम ये कोशिश करेंगे कि सिकंदरा पे, फतेहपुर सीकरी में और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वहां भी हमारी टूरिज्म की आउटपोस्ट हों, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोग इस सिटी से जाएं। और इन टूरिस्ट के साथ साथ जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने इस शहर को बसाया है और आज तक जिंदा रखा है या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी
फैसिलिटेशन, उनकी सुख सुविधा और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक मेजर चैलेंज है जिसको हमें दिलवाना है। सर, पहले कमिश्नर होने के नाते, आगरा के पहले कमिश्नर हैं आप, तो एक बहुत अमूमन बेसिक सवाल यह है कि आपकी टीम भी सामने बैठी है, सभी के मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या बदलने वाला है। आज आगरा में कमिश्नरेट लागू हुआ है, हमारे नए कमिश्नर आए हैं, तो क्या बदलेगा जो पहले नहीं हुआ, जो अब होगा, या हम किस लेवल तक जाने वाले हैं, या पुलिस की जो व्यवस्था है उनमें किस तरीके से बदलाव आने वाला है, ये सवाल है। देखिए, बहुत से हमारे इससे पहले ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां उनकी रही हैं। लेकिन जब एक सिटी एक लिमिट्स के ऊपर ग्रो करता है, उसकी पॉपुलेशन, उसका एरिया ग्रो करता है, तो उसके लिए हमें सिस्टम को और विस्तार करना पड़ता है। चाहे वो डेवलपमेंट का सिस्टम हो, जैसे यहाँ स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सी हमारी ऐसी सिटीज है जिनको फाइनली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लेके एक डिफरेंट सिस्टम के साथ उसको डेवलप करने का प्रयास है। मेट्रो यहां पे विस्थापित, उसका विस्तार हो रहा है, तो क्योंकि सिटी का एरिया बढ़ रहा है तो हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें एक मास ट्रांसपोर्ट का एक और सिस्टम यहां जरूरत है, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, क्योंकि सिटी जैसे जैसे सुरक्षा की भावना का एहसास करवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ हमारी सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि जो फेंस सिटर्स हैं हमारे, जो ये सोचते हैं कि शायद क्राइम करना आसान है और उसके नतीजे उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, ये डर उन क्रिमिनल्स में, उन हैबिचुअल क्रिमिनल्स में हमेशा बना रहना चाहिए और हमारे सोसाइटी के लोग उस डायरेक्शन में बिल्कुल ना जाएं। अगर किसी ने कोई छोटी मोटी गलती की है, उसको हम वापस अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस लेके आए, उसको उस फेंस की दूसरी तरफ ना जाने दें। तो ये दो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमारी होगी, जिसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो क्लियर कट हमारे क्रिमिनल्स हैं, उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाए। जो भी क्राइम वो करें, उनको सख्त से सख्त सजा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एंड तक। एक हमारा काम है पुलिस में
दूसरा हमारा काम है प्रोसिक्यूशन का, जहां पे हम उनके केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ले जाके उनको जल्द से जल्द सख्त सजा दिलवाएं। उस लेवल तक हमें पहुंचना है और जो भी उन्होंने अपने कमाई इस क्राइम के माध्यम से अर्जित की है उसको वापस गवर्नमेंट के पास लेके आना या उनको वापस उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी उन्होंने संपत्ति कब्जा की है, ये हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा। एक युवा और डायनामिक पुलिस वाला वर्दी में, ये काफी युवाओं के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है। लोग आपको सोशल मीडिया में भारी मात्रा में फॉलो करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं। उन युवाओं के लिए आपका मैसेज? देखिए, मैं तो चाहूंगा जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये एक तरीका है जिसपे हम देश की सेवा करते हैं, देश के सिटीजन्स को एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर उनको जिंदगी उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। उनके पास और भी तमाम मौके हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि कोई दूर से भी हमें पहचान ले और हमारे पास अपनी मदद के लिए आए। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इस सर्विस में बहुत ही बेहतरीन है और मुझे पता है कि इस सर्विस में रह के, पुलिस में रह के आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ही दिन में इतने लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी आस सब जगह से टूटी होती है, उनकी आस आप बंधवा सकते हैं और उनको आप एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिलवा सकते हैं। दो चीजें जो इसके साथ अब शुरू होती हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के साथ, एक तो बहुत सारे नए एडिशनल अधिकार आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में पब्लिक को कैसे पता चले कि आगरा पुलिस के पास अब किस किस तरह के अधिकार हैं, एक चीज। दूसरा, एक क्या किसी सिटीजन चार्टर के बारे में आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे एनओसीज, बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स जिसके लिए पुलिस सिस्टम की अब जरूरत पड़ेगी, तो वो आसानी से मिल सके, करप्शन फ्री। सब जानते हैं कि प्रतिंदर सिंह एक डॉक्टर भी हैं, तो वो हर मर्ज की दवा भी जानते हैं। तो ये जो मर्ज पुलिस के अंदर कई बार देखने को मिलता है, इसकी आपके पास क्या दावा? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले तो अधिकारों का इश्यू नहीं है, वो तो एक सिंपल सी बात है कि आप किसी भी पब्लिक को या अपने स्टेक होल्डर्स को बेहतर तभी उनको हेल्प कर पाएंगे जब कुछ ना कुछ आपके पास अधिकार होंगे। बट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर पावर्स, इट इज अबाउट बीइंग मोर रिस्पॉन्सिबल। हर वो पावर के साथ एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ जाती, जैसे आपने कहा कि अगर कोई साथ उसके चीज, पावर के साथ कोई और चीज भी आ जाएगी तो फिर ये सिस्टम कैसे बेहतर बनेगा। उस चीज पे हमें रेगुलरली वर्क करना पड़ता है। कोई भी सिस्टम या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसी बदनाम नहीं होती है। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने उस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने में या खराब करने में कुछ ना कुछ रोल अदा किया होता है। उनको कैसे हैंडल करना है वो बेहतर तरीके से हम जानते हैं और प्रयास भी करेंगे कि उसको निप इन द बड करें। लेकिन जो हमें बेहतर व्यवस्था देनी है उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे और अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करके बेहतर तरीके से उसको देने की रेगुलरली कोशिश करते रहेंगे। एक चैलेंज आगरा में और रहता है वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स का, आसपास दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि अपराधी अपराध करता है और दूसरे राज्यों की सीमा में चला जाता है, या फिर दूसरे राज्य में अपराध करता है वो यहाँ आकर के पनाह लेता है। ऐसे अपराधियों को टैकल करने के लिए कोई खास रणनीति? देखिए, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन हमारी इंटर स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहती है। हमारी इंटर स्टेट मीटिंग्स भी होती रहती हैं और इंटर स्टेट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ अगर आपकी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तो उसमें ये बॉर्डर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक कभी ऐसे बॉर्डर्स प्रॉब्लम नहीं हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, मेरे बहुत से यहाँ ऐसे टीम के साथी बैठे हैं जो बहुत इंटीरियर तक मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जाके भी अगर कोई अपराध करके यहाँ से गया है तो उसको वहां से भी अरेस्ट करके लाए हैं। और हमें उन पुलिस की, वहां की लोकल पुलिस की बहुत अच्छी मदद मिली है, क्योंकि हम भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं कि अगर किसी ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या अन्य जनपदों में अपराध किया है तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि लग के उनको हम मदद करें यहाँ और उनके अपराधी को पकड़ के दें।
इसी तरह रिसेंटली आपने देखा होगा एक छोटा सा इंसिडेंट, मैं एग्जांपल दूंगा। एक हमारे यहाँ के चांदी के व्यवसायी गायब हो गए थे, 2 दिन पहले की बात है। तो उसके लिए हमें एसएसपी मथुरा, एसएसपी हरिद्वार, सीपी जयपुर सबसे कोऑर्डिनेट करके फाइनली नेक्स्ट डे तक हमारे जो व्यवसायी थे वो अपने परिवार के साथ थे। इन सभी से कोऑर्डिनेट करने में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, उसी तरह ये भी परेशानी कभी नहीं होगी। आगरा अब मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बड़ी जो चैलेंज दिखाई पड़ता है, दिल्ली मुंबई में भी दिखाई पड़ता है, वो है वुमेन सिक्योरिटी का इशू। अब पर्यटक आएंगे, विदेशी सैलानी भी बहुत सारे होंगे, देश के भी अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे इंश्योर होगी 24 घंटे, उसके लिए क्या इंतजाम अलग से करने जा रहे हैं, ये खास तवज्जो इस बात। देखिए, उसमें पहले तो यूपी पुलिस लेवल के पे ही बहुत सारे इंतजाम है जिसको हमें और अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, जैसे 1090, 112 और उसके अलावा जो हमारी स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन करके जितने हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे लाइटिंग कम है, ताकि शाम के समय, इस समय दिन का स्पैन बहुत छोटा है, रातों का स्पैन बहुत लंबा है, तो जहां हमारी प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, हाई मास्ट लाइट्स लगी होनी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में हमारी पेट्रोलिंग उतनी प्रॉपर नहीं है तो हम अपनी पेट्रोलिंग को रीओरिएंट करेंगे, रीलोकेट करेंगे, हमारी पिकेट्स को रीलोकेट करेंगे और स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करके ऐसे एरियाज को जो कम लिटअप हैं उनको प्रॉपरली लिटअप करें, और आरटीओ से कोऑर्डिनेट करके जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं ऑटोज के या हमारे 3 व्हीलर्स के, उनको बेहतर तरीके से वेरीफाई, रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट किसी भी फॉरेन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट के साथ ना हो, या यहां की महिलाओं या बच्चियों के साथ ना हो, जो हमें लगे कि कहीं हमारी कोशिश में कमी रह गई, इस कारण से इंसिडेंट हो गया। तो सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके हमें कोशिश करेंगे कि ये सारी कमियों को दूर किया जाएगा। जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की व्यवस्था होनी चाहिए वो फेज्ड मैनर में बेहतर तरीके से हम उपलब्ध करा पाए। सर, धन्यवाद आपका। इस चर्चा में जिस तरीके से अवनीश भाई बंद नहीं होने चाहिए सवाल, क्योंकि सवाल इसलिए बंद नहीं होने चाहिए, 2 पत्रकार इधर उधर बैठे हुए हैं, बीच में स्वयं कमिश्नर साहब हैं और पहले कमिश्नर साहब हैं आगरा के, तो यहां पर जितने बैठे हुए लोग हैं, हमारे आपके फोर्स के भी लोग बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जहन में लोगों के। सवाल इस तरीके के कि क्या जो पहले की व्यवस्था थी यहां पर, जो व्यवस्था लागू थी पुलिस की यहां पर पहले, और आज की जो कमिश्नरेट व्यवस्था है, उसमें इन जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, या किस तरीके की व्यवस्था नई लागू होगी जिससे इनकी जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका निराकरण किया जा सके? देखिए, बिजनेसमैन को फायदा तो उनकी मेहनत से होगा, जहां उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है वहां इस सिस्टम से उनको बेहतर फायदा होगा, बिकॉज इसके बाद आपके अलग अलग एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स अलग हैं। मतलब योर आगरा इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें सिटी, ईस्ट और वेस्ट, पहले आप एक ही एसएसपी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे, अब आपके पास 3 अलग अलग डीसीपीज हैं, जो एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट उसको माना जाता है किसी भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के नीचे। हमारी कोशिश है कि जितने भी ऑफिसर्स के ऑफिसेज हों वो उन्हीं एरियाज में हो। इट विल हैपन इन अ फेज्ड मैनर, और जो आपके ग्रीवेंसेस हैं आपको कमिश्नर तक एस्केलेट करने में से पहले एसीपीज, डीसीपी आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ही इज ऑल इन ऑल, वेयर एज टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन उसको और एस्केलेट करना हो तो मैं हमेशा यहां अवेलेबल हूं, पहले भी आपके डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं, लेकिन अब एक डिफरेंट रोल में आपके साथ हूं, एंड मेरा काम है उन प्लानिंग को करना, उन चीजों को सुनना, उन इश्यूज को हैंडल करना जो इश्यूज आपको लगता है कि सिस्टम होने के बाद भी प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पा रहे। तो वील हैव दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स विद ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे हमारे नॉर्मल सिटीजन्स हैं, चाहे यहाँ पे कामकाजी लोग हैं यहाँ के, और चाहे यहाँ की लेबर क्लास है। वील मीट ऑल दोज पीपल, और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर तरीके से हैंडल करना है। वील ट्राई फॉर दैट, वील ट्राई बेस्ट फॉर दैट, बट उसके लिए आपके इनपुट्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी होंगे। एक चीज मेरी ओर से
पुलिस के तमाम सारे लोग हैं और ये एक्सपेक्टेशन हम लोग फिल्मों में आजकल देख भी रहे हैं। और अभी बनारस में रिसेंटली हुआ, वो पुलिस की टीम में एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल जो है वो किसी ने छीन ली और छीनने के बाद फिर हंगामा मचा, पुलिस ने उसको रिकवर किया, इनकाउंटर हुआ, वो उनके पैर में गोली लगी, वो फिर खैर मारे गए। टीम को रिवॉर्ड के रूप में जो मिला वो सबसे इंस्टेंट चीज़ थी, वो काफ़ी समय बाद हुई पुलिस में। एक तो जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनको अच्छी पोस्टिंग, प्रमोशनल पोस्टिंग मिली, रिवॉर्ड सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मिला। तो आगरा में भी अच्छा काम करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनको कमिश्नर साहब की तरफ से कुछ रिवॉर्ड्स और ये सब चीजें भी मिलती रहेंगी इसी तरीके से। देखिए, मेरा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, इफ माई हैंड्स आर स्ट्रांग देन आई हैव टू वर्क द मिनिमम। अगर मेरे हाथ स्ट्रांग है, मेरे हाथ वही है जिनको मैं पोस्ट कर रहा हूं, अगर वो मेरे स्ट्रांग है तो मेरा सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। ये इतना मैं एश्योर करता हूं कि जो भी पोस्टिंग होगी वो मेरिट पे होगी, 100% मेरिट पे होगी, और जो अच्छा काम करने वाले लोग होंगे उनको हमेशा ही मोटिवेशन के रूप में जो भी चीज, चाहे वो पोस्टिंग है, कहीं में तैनाती है, वो तो हमेशा मिलती रहेगी। और मैं अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखता हूं, और मेरे पहले के भी टीम के मेंबर्स काफी यहां पे हैं, आसपास के जनपदों में हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि, और ये बहुत जरूरी है, जब एक नया सिस्टम लागू करते हैं तो अपनी टीम पूरी मोटिवेटेड रहे, 100% आपकी रहे, 100% पब्लिक को डेडिकेटेड रहे। एक उसमें जुनून होना चाहिए कि इस सिस्टम को पूरा सक्सेसफुल करना है। किसी भी हालत में इस सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए जब तक टीम मोटिवेटेड नहीं होगी तब तक कोई एक अकेला ऑफिसर या 2 ऑफिसर्स इसको पूरा सक्सेसफुल नहीं कर सकते। हमारा हर कटिंग एज लेवल पे जब तक हमारा कांस्टेबल, हमारा हेड कांस्टेबल, हमारा सब इंस्पेक्टर, हमारे इंस्पेक्टर्स इस बात को मन से नहीं मानेंगे कि इस सिस्टम को हमने सक्सेसफुल करना है, तब तक ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अवनीश भाई, 30 तारीख को सर ने एज ए कमिश्नर यहां चार्ज लिया। 5 तारीख की घटना बेहद चर्चा में रही। घटना यह थी कि एक वांछित अपराधी सर के पास आता है फरियादी बनकर, उसके बाद वो कहता है कि मुझे गलत फंसाया गया है। और वो मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूं, ये सभी पूरी जो टीम बैठी है ना, उसके लिए एक मैसेज भी होगा कि कैसे इस तरीके के अपराध, जो अपराधी हैं, उनको जेल के पीछे लाया जा सकता है। सर ने पल भर में उसको पकड़ लिया कि ये अपराधी सही में अपराधी है और तुरंत ही उसको, यही अपराधी है, और तुरंत उसको जेल में डाल दिया। ये एक मैसेज तो आपने दे दिया कि नहीं साहब, कोई बचेगा नहीं मुझसे। नजर सब पे, लेकिन ये नजरिया हम अपनी टीम को क्या, कैसे ये इन चीजों के लिए कैसे बचें या इन चीजों में कैसे काम करें, वो एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, मेरा कोशिश होता है जब भी मैं पब्लिक हियरिंग करता हूं या पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनता हूं तो मैं उनकी बात बहुत डिटेल से सुनता हूं, पेशेंस से सुनता हूं, और अपने कंसर्न्ड ऑफिसर से भी मैं फोन पे बात करता हूं। उससे मुझे लगता है कि पब्लिक में 2 मैसेजेस जाते हैं। एक तो मुझे एक्चुअल स्थिति का पता चल जाता है, मैं एक वर्जन सुनता हूं, मेरे सामने पब्लिक का आदमी आया, वो जो भी लेके आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, वो पीछे क्या करके आया वो कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात, ये भी मुझे पता चलता है कि इसकी अगर प्रॉब्लम है तो मैं अपने ऑफिसर से बात करता हूं, तो मुझे पता चल जाता है मेरे ऑफिसर ने भी इसको प्रॉपरली हैंडल किया प्रॉब्लम को कि नहीं प्रॉब्लम को हैंडल किया, उसको मैं सही डायरेक्शंस दे पाता हूं। तो मेरा अपनी सारी टीम से और बाकी लोगों से भी यही कहना है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, उनको प्रॉपरली सुनिए, समझिए। विक्टिम को स्पेशली, जो भी विक्टिम आए उसको पहले सुनिए अच्छी तरह से। आधी चीज आपने, उसकी आधी प्रॉब्लम इसी में आप खत्म कर दोगे कि आपने उसको अच्छी तरह सुन लिया है। अगर वो इसी से डरता रहेगा कि पहले मैं थाने के बाहर संतरी से प्रॉब्लम, फिर आगे सब इंस्पेक्टर या एसओ या एसएचओ हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, जब वो मेरे ऑफिस में इतनी आसानी से आके मेरे से बात कर सकता है, तो मैं चाहूंगा उसके बहुत ज्यादा आसानी से वो जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं या तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स बैठे हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, सीओ साहबान बैठे हैं, आपको इतनी अच्छी तरह अगर आसानी से लोग मिल जाएंगे तो उनको कहीं ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप पेशेंस से उनकी बात पूरी सुन लेंगे तो आपको पूरा इंसिडेंट भी समझ में आ जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है,
किसने किसके साथ फ्रॉड किया, किसने किसके साथ मारपीट की, या किसने किसके साथ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मेरा इतना ही सबको कहना है और मैं इस चीज पे हमेशा चला हूं और मोस्टली मुझे लगा है कि पब्लिक की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर पाया हूं। इस वाले को तो पूरा कर दीजिए, इसको कैसे पकड़ा था, कैसे पहचाना था इसको? वही तरीका था जी, उसने आके अपनी बात बताई, मैंने अपने नीचे ऑफिसर को फोन किया, पता चला कि पहले ही उसके ऊपर एक बहुत संगीन धाराओं का मुकदमा था और परसों फिर वो उस परिवार के साथ मारपीट करके आज उसने सोचा कि मैं यहां से एक कंप्लेंट लॉन्च करवा दूं। तो आई आस्क्ड माय ऑफिसर, ही टोल्ड मी एग्जैक्टली, आई गॉट हिज FIR। उसपे वो 7 दिन जेल रह के आया था और बेल पे आने के बाद फिर उनसे मारपीट की। Then he should have अवनीश been भाई, arrested. क्लोजिंग करने से पहले सर से एक फाइनल सवाल। आप कमिश्नर के तौर पर आपने चार्ज लिया, तो सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब कोई नया अधिकारी आता है तो नई नई बातें, नई चीजें कुछ देखता है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सभी के सामने जो कमिश्नर का पदभार लेने के बाद आपको फील हुआ? नहीं, देखिए, इट्स वेरी फ्यू डेज व्हेन आई हैव जॉइंड एज अ कमिश्नर। एक अच्छा फील जो मुझे आया, जो पब्लिक की तरफ से एंड जो आप लोगों की तरफ से भी, और बहुत से जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, दे आर वेलकमिंग मी बैक। तो उनको एक विश्वास है कि शायद मैं इस डिस्ट्रिक्ट के बेहतर काम आ पाऊंगा। उनका ये विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और मैं किसी भी हालत में ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा जो यहां के सिटीजन्स ने, यहां के लोगों ने, यहां के मीडिया पर्सनल्स ने और यहां की मेरी फोर्स ने मेरे पे जताया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उससे बेहतर करके एज अ टीम, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, बट एज अ टीम उससे और बेहतर उनको करके उनके सामने लाएं और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स हम उनकी सॉल्व कर पाएं। यही विश्वास के साथ मैं थैंक्स बोल रहा हूं। सुरभि, अब आपके पास। थैंक यू। इस सेशन की समाप्ति के बाद से कुछ और अवार्डीज को बुलाना चाहेंगे और इस सेशन के लिए सबसे पहले मिस्टर शिशिर अवस्थी जी, आपका बहुत धन्यवाद, और मिस्टर अवनीश विद्यार्थी जी, ब्यूरो चीफ है भारत 24 के, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और अवार्डीज को अब मंच पर बुलाते हैं और सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहते हैं एटा की टीम को। दरअसल एटा की टीम की तरफ से रात के समय में एक ऐसा कस्बा आवगढ़ जहां पे एक वादी पक्ष की तरफ से अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया था और जिसके तहत में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, इस गुत्थी को सुलझाया और अब इस टीम को सम्मानित करने जा रहे हैं और हम आमंत्रित कर रहे हैं टीम को एक एक कर। निरीक्षक श्री संजीव कुमार तोमर जी, इंद्रपाल सिंह जी, श्री अमित कुमार तोमर जी, एक बार जोरदार तालियां। और आगरा से हम टीम को आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत होंडा अमीड कार सवार 3 व्यक्तियों द्वारा वादी की कार स्विफ्ट डिजायर के ड्राइवर को रोक करके 12 पैकेट और 3 मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी, जिसमें कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सफलता भी हासिल की गई। इसमें जो टीम शामिल है उनको हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री धर्मेंद्र दहिया जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री नीरज कुमार जी, श्री आशीष तिवारी जी और श्री उदय सिंह जी को। और अब एक बार फिर जनपद आगरा का ही मामला है और अगली टीम को हम बुलाएंगे। लगभग 30 लाख रुपए नकद और 20 लाख रुपए की जेवरात ले जाने की सूचना पर पंजीकृत अभियोग से अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर घटना में सफलता हासिल की गई और तुरंत एक्शन भी हुआ इस मामले में। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री पुष्पेंद्र कुमार जी को
और साथ ही एक और मामला आगरा का ही, एक युवक द्वारा यमुना नदी में छलांग लगाने की सूचना पर तत्काल एक्शन में आए आरक्षी सुखदेव सिंह द्वारा यमुना नदी में डूब रहे उस शख्स की जान को बचाई गई, अपनी जान की परवाह किए बिना। सुखदेव सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं अपनी डिग्निटरीज में से बुलाना चाहूंगी देवानंद परिहार जी को, प्रधान विप्रावली से, और साथ ही साई एक्सपोर्ट के एमडी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी, क्योंकि इनका भी बेहद अहम योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। विष्णु वर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, राम भरोसेलाल ज्वेलर्स, और साथ ही दीपक कौशिक जी, आप कौशिक एसोसिएट्स के संचालक, आप दोनों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं मोहम्मद फैसल जी, आप प्रेसिडेंट हैं न्यू लाइफ फाउंडेशन के। मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द जरूर कहें हमारे पुलिस कर्मियों के लिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आगरा के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उनके सीईओ जो कह रहे थे पुलिस किस किस व्यवस्था में काम करती है, किस किस परेशानियों में काम करती है, तो उसके लिए 2 पंक्तियां हैं, मैं वो सुनाना चाहता हूं। कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो पुलिस किस तरीके से कैसी कैसी परेशानियों में काम